हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। ओके बेटा, आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, अच्छी भी खाते हैं, कुछ फास्ट फूड जंक फूड भी खाते हैं, लेकिन उन सबका डाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनसे जो भी उनमें न्यूट्रिएंट्स है, अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, ठीक है, फैट है। तो ये सारी चीज़ों का डाइजेशन ज़रूरी है, उस फूड से एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में और उसको हम एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में होना और अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इसका डायग्राम आपको लास्ट टाइम पर ये क्लियर कर दिया था कि प्रोसेस क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहते हैं हम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसका डायग्राम भी आपको हमने सिखाया था कि कैसे इजी वे में आप बना सकते हो और इसके ऑर्गन्स की कहाँ पर क्या पार्ट है और वो कैसे वर्क करते हैं, इसका भी आपको काफ़ी कुछ हिंट दिया था। आज अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन सा बॉडी का पार्ट, कौन सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट है, ऑर्गन है, वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और कैसे होता है, पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन में बॉडी का ऑर्गन पार्ट लेता है वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से, मुंह से। सबसे पहले आप जो खाना खाते हो वो कहाँ से शुरू करते हो? मुंह से। तो सबसे पहले खाना हमारे कहाँ आया? माउथ में आया। ठीक है, डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें क्लियर है। तो मुंह में के अंदर हमारे क्या क्या है बेटा? मुंह के अंदर हमारे टीथ है, टंग है ना। सबसे मेन चीज़ क्या है बेटा, इसमें जो हमारे कुछ माउथ में जो लोअर साइड में हो, आप फील कर सकते हो आपकी टंग के नीचे, ठीक है, एक वाटरी सब्सटेंस फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, जब कोई अच्छा खाना आप देखते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मेशन होता है उसका। ठीक है, वो सलाइवरा थोड़ा चिकना सा वाटरी सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं सलाइवा। ठीक है, इसको कहते हैं सलाइवा, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन हमारे माउथ में होता है, माउथ में टंग के नीचे, और कुछ जो ये होता है ना बक्कल कैविटी में, यहाँ ऊपर, वहाँ पर, मतलब मुंह के चारों तरफ से वो एक सलाइवरी लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। उसका फॉर्मेशन का काम क्या है, रीज़न क्या है बेटा? वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें जो भी पार्ट स्टार्च का होगा उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। वो कहाँ से होता है बेटा? माउथ में हमारे टीथ होते हैं। सबसे पहले आप फूड को क्या करोगे? च्यूई करोगे। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, जब आप छोटे छोटे पार्ट में उसको च्यूई कर लेते हो तो उसमें क्या होता है, वो जो सलाइवा है वो उस फूड में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने का रीज़न ये भी है कि वो फूड को सॉफ्ट बनाता है, जिससे आप आसानी से उसको स्वेलो कर सको। ठीक है, तो जो वो फूड है, अब उस फूड को आपने बहुत छोटे छोटे पार्ट में अपनी टीथ से कर लिया, टंग की हेल्प से उसको अच्छे से रोल, एक शेप भी दे दिया है, और जो आपके मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं चारों तरफ, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो इनर लेयर पर आपके सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, उन ग्लैंड्स से एक सलाइवरी एंजाइम सिक्रीट होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? सलाइवरी एमाइलेज। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कहते हैं इनको? सलाइवरी एमाइलेज नाम है। ठीक है, तो जो ये एंजाइम होता है ये इस फूड में अब आपके मिल गया। ठीक है, यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले अगर आप फूड का डाइजेशन की बात करोगे तो वो यही माउथ में होता है, स्टार्च का डाइजेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से फूड अब कहाँ जाएगा बेटा? ये नीचे ऑसोफेगस से होता हुआ ये फूड कहाँ पर आएगा? हमारे स्टमक में आएगा। ऑसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। यह आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑसोफेगस में केवल एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू जो ये फूड है, जो अभी हमारे जो एंजाइम्स में और सलाइवा से मिक्स हो गया है, जो सॉफ्ट हो गया है, ठीक है, जो ये फूड है जिसको हम क्या बोलते हैं? बाउल। इसका नाम दिया हुआ है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो ऑसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इसका कोई डाइजेशन नहीं होता। ऑसोफेगस में केवल जो ये फूड है वो अब इस ऑसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू, जो कि स्टमक में ओपन होती है, यहाँ से ये पास आउट होकर कहाँ पर आएगा? स्टमक में आएगा। ठीक है, अब स्टमक में बेटा क्या होता है? स्टमक में जो ये फूड आया, जिसमें कि बहुत कम परसेंट में स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया है,
ठीक है। अब वो फूड आया आपका स्टमक में। अब स्टमक से बेटा कुछ तरीके के गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। क्या सिक्रीट होते हैं? कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक में। अब क्या क्या सिक्रीट होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं। आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर नहीं याद है तो बेटा आप प्लीज़ इसके पहले जो एक वीडियो है जिसमें हमने हेटेरोट्रॉप्स के बारे में क्लियर किया है, उसमें इस डायग्राम को हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसमें ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में भी है, ठीक है। इसी मूवमेंट के थ्रू खाना हमारा कहाँ आता है बेटा? ये हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बेटा आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बेटा खाने में कुछ जो होते हैं ना वो एक्सपेंशन और कॉन्स्ट्रक्शन के फॉर्म में खाना नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। स्टमक में बेटा 3 तरीके के जूस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए बेटा मुंह में हमारे क्या था, जो फूड हमारे मुंह में था वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कहाँ पर आता है? हमारे ऑसोफेगस से होता हुआ, ठीक है। वो कहाँ पर आ रहा है? ये हमारे स्टमक में आएगा, ठीक है। स्टमक में क्या है बेटा? स्टमक में 3 जूसेस सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। अब इनके फंक्शन क्या हैं, ये क्या काम करते हैं स्टमक में? बेटा देखो जो स्टमक में ये फूड हमारा आया, ठीक है, यहाँ पर स्टमक में जो भी ये फूड हमारा आया, अब वो स्टमक कहता है जो फूड है आपका, वो पहली बात तो स्टमक में आप कैसा फूड आ रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है स्टोरेज, ठीक है। वो स्टमक के देखिए 3 मेन काम है। पहला तो है स्टोरेज का, कि जो भी फूड आप खा रहे हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो या फैट खा रहे हो, ठीक है, उसका स्टोर इसी स्टमक में होगा। अब जैसे अगर आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो उसका स्टोरेज मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक दिन आपका फास्ट है, ठीक है। फास्ट में आपने क्या किया? आप सुबह निकले घर से कि आज हमें काम पर जाना है और आपने 1 गिलास जूस पी लिया, ठीक है। तो आपको काम पर आप चले गए, आपको 1 ही 1.5 घंटे बाद दोबारा भूख लगने लगी, ठीक है। क्यों? रीज़न इसका ऐसा क्यों हुआ अभी आगे डिस्कस करते हैं। चलिए फिर दूसरे दिन क्या हुआ? आपने सोचा अरे लास्ट डे तो हमें 1 ही 1.5 घंटे में भूख लग गई थी, आज हम दाल पी कर जाएंगे, ठीक है, लिक्विड ही खाना है, आज हम दाल पी कर जाएंगे। दाल में क्या है बेटा? दाल में है प्रोटीन, ठीक है। आप दाल पी कर चले गए। अब आप उस दिन क्या हुआ? आपका 4 से 5 घंटे आपने आराम से काम किया, आपको कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपने क्या किया? उसके अगले दिन तीसरे दिन आपने क्या किया? आज आपने खूब पूड़ी और पकौड़ियाँ कुछ ऐसे ऑयली खाना खा लिया आपने मॉर्निंग में, ठीक है, कि हैवी खाएंगे आज हमें शाम तक आना है, ठीक है। आपने वैसा कुछ खा लिया और आप चले गए आराम से। आपने 6-7 घंटे काम किया, आपको कोई दिक्कत, कोई भूख नहीं लगी। अब रीज़न क्या? देखिए तीनों दिन आपने अलग अलग खाना खाया। पहले दिन आपने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो स्टमक अपने अंदर केवल 1 ही घंटे होता है, उसको आगे फर्दर डाइजेशन के लिए भेज देता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए आपका स्टमक 1 ही 1.5 घंटे में खाली मतलब एम्प्टी फील करने लगता है, आपको भूख का फीलिंग जल्दी आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे आपने क्या किया था? आपने प्रोटीन खाया था, प्रोटीन के डाइजेशन में समय लगता है, इसलिए 3 से 4 घंटा आपने आराम से मैनेज किया और उसके बाद आपको भूख की फीलिंग आई, मतलब स्टमक से उसको 3 से 4 घंटे बाद डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। लेकिन लास्ट डे जिस दिन आपने फ़ैट खाया था, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई थी, पूरी पराठे और कुछ ऐसी चीज़ें खाई थी, तो इनके डाइजेशन में आराम से बॉडी को बहुत टाइम लगता है। इनके डाइजेशन में 7 से 8 घंटे आराम से लग जाते हैं, इसलिए 7 से 8 घंटे तक आप आराम से कर लिया। जो था वो कुछ हैवी सा भरा सा लग रहा था, ठीक है। इसलिए स्टमक का पहला काम क्या है कि स्टोरेज का, जो भी आप खाना खा रहे हो वो उसको स्टोर कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फूड, ठीक है। डाइजेशन भी होगा यहाँ, लेकिन एक काम इसका क्या है? स्टोरेज का भी है। दूसरा क्या है? पार्शली डाइजेशन। कोई भी चीज़ का जो डाइजेशन होता है बेटा स्टमक में, ये फुलफिल मतलब 100% यहाँ नहीं होता। मेनली स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। किसका डाइजेशन होता है?
प्रोटीन का, लेकिन ये 100% नहीं होता बेटा, ठीक है। तो इसीलिए इसको पार्शली डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, यहाँ पे पार्शली डाइजेशन होता है। और तीसरा क्या काम होता है इसका, मैकेनिकल च्यूरिंग कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल च्यूरिंग में क्या होता है कि ये जो भी इसमें फूड है उसको हमेशा स्टमक में एक मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। उस मूवमेंट से क्या होता है बेटा, जो खाना है वो पिसता सा रहता है, छोटे छोटे पार्ट में, वो छोटे पार्ट्स में पिसता सा रहता है, ठीक है। और वो मतलब ब्रेक डाउन होता रहता है उसका, जो भी आपने खाना खाया है, ठीक है। तो इसके मेन स्टमक के ये 3 फंक्शन भी आप समझ सकते हो या 3 काम भी समझ सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे जो इसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है और इसमें से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, स्टमक से 3 एंजाइम्स निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस बल्कि उनको कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये 3 जो होते हैं वो हमारे स्टमक से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब खाना हमारा आया स्टमक में ये 3 जूसेस रिलीज़ हुए। अब जो फूड है बेटा ना, वो स्टमक में कहता है कि हमको कौन सा नेचर चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए, तभी हम यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। कौन सा नेचर इसको चाहिए, एसिडिक। अब एसिडिक नेचर स्टमक कहाँ से लाएगा, इसीलिए स्टमक से जो HCl सिक्रीशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो इसीलिए होता है कि वो स्टमक को एक एसिडिक नेचर देता है, ठीक है। तो जो ये HCl होता है इसका काम क्या है, स्टमक को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो पेप्सिन रिलीज़ हो रहा है वो प्रोटीन को अच्छे से ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, स्मॉल पार्ट में उसको ब्रेक डाउन कर सके, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन के ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये स्टमक में आए तो स्टमक में क्या हुआ, यहाँ पर जो ये स्टमक हमारा किस शेप का होता है बेटा, स्टमक हमारा होता है J शेप का, ठीक है। तो जो स्टमक में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आए, इसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, इसको चाहिए HCl एसिडिक नेचर चाहिए स्टमक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एसिडिक नेचर बना दिया गया प्रोटीन के लिए कि आप जल्दी से डाइजेशन प्रोटीन का कर लो, ठीक है। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो भी आपने फूड में प्रोटीन लिया था वो ये है। अब इसका क्या होगा, जो पेप्सिन, यहाँ पर हमने बताया ना 3 डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, तो जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन के प्रेजेंस में अब एसिडिक नेचर भी हो गया, पेप्सिन के प्रेजेंस में इसके स्मॉल ब्रेक डाउन होंगे। अब उनमें क्या होगा, जो ये बड़ा प्रोटीन का पार्ट था अब ये छोटे छोटे में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटीन, लेकिन बेटा अब एक चीज़ और है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन तो ज़रूर हो गया, लेकिन जो ये HCl है ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। इससे प्रोटीन का तो ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन ये स्टमक को भी हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए क्या होता है, स्टमक एक प्रोटेक्शन के लिए एक म्यूकस का रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इनर वॉल पर जो स्टमक की होती है उसके चारों ओर एक म्यूकस की लेयर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। किस लिए क्रिएट हो जाती है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि कोई भी जो एसिडिक नेचर जो ये HCl है ये किसी भी तरीके से जो इनर ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उनको हार्म ना पहुंचा दे ये HCl। क्योंकि खाने में आप कभी कभी बहुत कुछ एसिडिक खा लेते हो, एसिडिक नेचर अंदर है ही, ऊपर से आपने कुछ और ऐसा ज़्यादा खा लिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो आपको नहीं खट्टी डकारें आने लगती हैं, जलन होने लगती है। तो वो कंडीशन कब होती है, जब ये म्यूकस अच्छे से कवर नहीं होती या बहुत ज़्यादा आपने कुछ ऐसा खा लिया हो, तो जब ये HCl आपके स्टमक को हार्म करने लगता है तब वो जलन, पेन, खट्टी डकारें आना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं बॉडी में, ठीक है। तो स्टमक में क्या हुआ बेटा, 3 गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ हुए, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का क्या काम था, उसने एसिडिक नेचर बना दिया, एनवायरनमेंट दे दिया एसिडिक। तो पेप्सिन ने क्या काम किया, प्रोटीन का यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, स्मॉल आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गए। म्यूकस ने क्या किया, बोला कि अरे HCl तुम हार्म मत पहुँचा देना, इसलिए म्यूकस ने एक पूरी प्रोटेक्शन लेयर यहाँ पर फॉर्म कर दी,
ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टमक का, लेकिन बेटा यहाँ पर पूरे तरीके से प्रोटीन का जो होता है ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज छूट ही जाता है, इसीलिए इसको पार्शियली डाइजेशन कहते हैं। फैट का डाइजेशन यहाँ पर बहुत कम, निग्लेजिबल है, मतलब मान लीजिए आप 100 में से 3% केवल फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। बाकी सारा जो डाइजेशन होगा यहाँ पर जो भी है सबके ब्रेक डाउन हो रहा है। आपको बताया ना स्टमक में जो ये मूवमेंट होता रहता है, मैकेनिकल च्यूरिंग जिसको कह रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में प्रोसीजर में रहते हैं। बाकी वो फुल डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अभी तक आपने क्या देखा, खाना जो था वो माउथ से आया, माउथ में क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम्स निकलते हैं वो उसमें मिक्स हुए, ठीक है, और मिक्स होकर ऑसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कहाँ आए, स्टमक में आए। स्टमक में जो आए, एब्डोमिनल कैविटी में हमारा ये सारा कुछ है डायफ्राम के नीचे, तो स्टमक में आए। स्टमक में क्या है बेटा, स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इलास्टिक होता है, और इसमें जैसे खाने के अकॉर्डिंग आपने प्रोटीन खाया है कि फैट खाया है कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, उसके अकॉर्डिंग ये उसका फूड का स्टोरेज करता है और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली ब्रेक डाउन के लिए, फुल्ली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर से 3 निकले, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। प्रोटीन का पार्शली डाइजेशन भी हुआ और बहुत स्लाइटली किसका डाइजेशन हुआ, फैट का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो ये सारा कुछ है बेटा, अब इसके बाद ये आएगा सारा कुछ यहाँ पर से डिओडिनम। एक वर्ड आपने सुना होगा डिओडिनम, ठीक है। डिओडिनम क्या है, डिओडिनम जो है ये है स्टमक का ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है, जिसको आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्शन और स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट है उसको आपने क्या बोला, डिओडिनम। तो स्टमक से सारा खाना डिओडिनम रिसीव करेगा। सारा खाना क्या, जो भी आपने अभी तक इसमें सेमी पार्शली डाइजेस्ट हुआ था फूड, उसको डिओडिनम रिसीव करेगा। डिओडिनम और क्या रिसीव करेगा बेटा, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ लेनी होंगी आपको पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने के पहले क्या क्या होता है ये आपको देख लेना होगा। देखो बेटा, कुछ ग्लैंड्स सिक्रीट होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या है, एक तो माउथ का आपको बता दिया, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं क्योंकि ये चारों तरफ होती, कोई पर्टिकुलर एक ग्लैंड नहीं है, ठीक है। ये बक्कल कैविटी से मतलब अपर साइड से और आपके टंग के नीचे से, और आप इसको कभी कुछ अच्छा खाना, आपके जो फेवरेट फूड होंगे उनको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता होगा, वो वाटरी सब्सटेंस जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा है, ठीक है। तो उसको क्या नाम है, सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर क्या था, जो ग्लैंड्स हैं वो स्टमक से जो निकलती हैं, स्टमक हमारा क्या है, जे शेप का होता है, ठीक है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है, ठीक। चलिए तो इसमें क्या निकला, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। पेप्सिन फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है, ये वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एसिडिक जो कि चाहिए पेप्सिन के डाइजेशन के लिए, और म्यूकस जो ये है HCl से प्रोटेक्शन करता है कि कोई बॉडी पार्ट इंटरनल ऑर्गन को हार्म ना पहुंचाए। चलिए अब देखिए, मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने के पहले जो डिओडिनम कह रहे हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं जो कि सारे हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स को, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीवर, ठीक है। लीवर कहाँ पर है बेटा, आप डायग्राम भी एक बार देखो, देखो ये है हमारा लीवर, ठीक है। तो लीवर में क्या होता है, लीवर में भी कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, देखो लीवर है, लीवर के अंदर ये आप देख रहे हो एक बाइल डक्ट है, हाँ, और ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और ये देखो एक नीचे यहाँ पर होता है पेनक्रियाज, पर पेनक्रियाज आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, आप बुक में देखोगे ना, ये वाला पार्ट पेनक्रियाज है, ठीक है। तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, जो लीवर है, लीवर से कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। लीवर से जो जूस सिक्रीट होते हैं उनको बोलते हैं बाइल जूस। ये कुछ ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं, ठीक है, बाइल जूस कहते हैं, ठीक। अब ये बाइल जूस जो होते हैं बेटा, ये टेम्परेली जो होते हैं ये गॉल ब्लैडर में, ठीक है, जो ये फिश लाइक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है,
गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। लीवर से जो बाइल जूस निकलते हैं ये टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहते हैं, ठीक है। निकलेंगे लीवर से लेकिन स्टोर होंगे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब जब भी ज़रूरत पड़ती है तो जो ये बाइल डक्ट होती है, ठीक है, बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर में से जो अटैच बाइल डक्ट होती है उसके थ्रू ये डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिए जाते हैं जो भी जूस। कौन से जूस? बाइल जूस। कुछ सॉल्ट भी सिक्रीट होते हैं जिनको बाइल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी डिओडेनम के थ्रू बाइल डक्ट से डिओडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में ला दी जाती हैं। क्लियर है? और क्या होता है बेटा, इसके अलावा पैनक्रियाज से, ये देखो पैनक्रियाज जो स्टमक के ठीक नीचे यहाँ पार्ट दिख रहा है, पैनक्रियाज से भी कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं, जैसे क्या नाम है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 3 पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाले जूसेस हैं, ठीक है। नाम फिर से हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लो, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। अब चलो देखते डायग्राम में, आप अच्छे से अपने बुक में देख लो फिर क्लियर करें, ठीक है। तो लीवर से क्या हुआ बेटा? लीवर से हमारे कुछ बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट होते हैं। बाइल जूस जो होते हैं वो कुछ ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं। ये बाइल डक्ट के थ्रू जब ज़रूरत होती है तो ये कहाँ दे दिए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलो अब पैनक्रियाज से जो सिक्रीट होते हैं क्या है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और ये लाइपेज। अब देखो बेटा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड आया डिओडेनम के थ्रू, ये सारे जूसेस भी आए, लीवर से भी आए, पैनक्रियाज से भी आए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड होता है वो कहता है कि हमें एल्कलाइन नेचर चाहिए। अभी तक एसिडिक नेचर था, अब इसको चाहिए एल्कलाइन नेचर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एल्कलाइन नेचर लाने के लिए अब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अब एल्कलाइन नेचर कैसे होगा कि यहाँ पर क्या होगा? एल्कलाइन नेचर लाने के लिए बेटा जो यहाँ पर लीवर से जो जूस सिक्रीट हो रहे हैं ना, बाइल जूस, ठीक है, तो ये एल्कलाइन नेचर देते हैं। जो बाइल डक्ट से बाइल जूस आ रहे हैं वो यहाँ पर एल्कलाइन नेचर देते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। और जो यहाँ पर और कौन सा पैनक्रियाज से एक हार्मोन एंजाइम निकल रहा है, ट्रिप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में ही हेल्प करता है। यहाँ पर पेप्सिन निकला था, ठीक है, एसिडिक नेचर में पेप्सिन था, इसने पार्शियली प्रोटीन का डाइजेशन किया था स्टमक में, लेकिन यहाँ पर उसी से मिलता जुलता नाम है यहाँ पर पेप्सिन था, यहाँ पे ट्रिप्सिन है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन भी सेम काम करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन, लेकिन यहाँ फुल्ली करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेप्सिन था, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एल्कलाइन नेचर में ट्रिप्सिन ने डाइजेशन किया प्रोटीन का, और एक और एंजाइम निकलता है पैनक्रियाज से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, जिसको कहते हैं लाइपेज। लाइपेज जो होता है बेटा ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज जो होता है ये जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा वो बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और इनके ब्रेक डाउन में ज़्यादा एनर्जी और टाइम लगता है, ठीक है, स्मॉल करने में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, लाइपेज जो होता है। अब जो बाइल सॉल्ट निकला था ना, हमने आपको शुरू में बताया था कि कुछ बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दोनों निकलते हैं। तो जो बाइल सॉल्ट होता है ना वो इस लाइपेज को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, इसके इमल्सिफिकेशन में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब लाइपेज को हम स्मॉल ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में फैट का डाइजेशन होता है, फैट से फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ये फैट मॉलिक्यूल है, फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया गया किस में? फैटी एसिड
और किस में, ग्लिसरॉल। ठीक है, इस ब्रेकडाउन को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प करता है, बाइल सॉल्ट हेल्प करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फैट का और प्रोटीन का दोनों का डाइजेशन हुआ। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी आपने खाया है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी कुछ डाइजेस्ट हो जाती है। एक रीज़न इसका और है कि इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखना, इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, जिससे क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये अच्छे से जो भी फूड है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारा कुछ इनमें सरफेस एरिया बढ़ने के कारण अच्छे से इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटरी सब्सटेंस का, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सोडियम है, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन, नॉट डाइजेशन, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटरी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी चीज़ें अब स्मॉल इंटेस्टाइन से बच के आई थी उनका एब्जॉर्प्शन, वाटरी सब्सटेंस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं वो वेस्ट होती हैं, उसको हम रेक्टम के थ्रू बॉडी से पास आउट कर देते हैं। क्लियर है ये सारा चीज़ें। ये आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या है बेटा, अपेंडिक्स जो है वो अब हमारे किसी भी यूज़ का पार्ट नहीं रह जाता। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अब हमारी बॉडी में इसका कोई यूज़ नहीं है। पहले जब हम लोग जो ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा खाते थे, सेलुलोज का डाइजेशन जहाँ पर ज़्यादा होता था, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें अभी भी एक्टिव है, लेकिन हम लोगों के साथ अब हम खाना पका कर खाने लगे हैं तो वो पहले से ही काफ़ी कुछ ब्रेक डाउन होता है। तो अब अपेंडिक्स की हमारी बॉडी में ना कोई एंजाइम रिलीज़ करता है, ना इसकी अब ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में बॉडी के काउंट किया जाता है। और एक चीज़ और, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है जबकि इसकी तो लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये तो काफ़ी छोटी है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसका रीज़न एक ये है बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत लंबी होती है। ठीक है, जो ये ओपनिंग होती है ना, थिकनेस, ये बहुत कम होती है। इस बेसिस पर, थिकनेस के बेसिस पर इनको लार्ज और स्मॉल कहा गया है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा ना, उनकी ये पाइप लाइक देख रहे हो, बहुत सारी होगी ज़रूर, लंबी है, ये बहुत लंबी होती है। ठीक है, ये लगभग कितनी होती है बेटा, ये 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। किसकी लेंथ बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना, ये पतली वाली जिनको बता रहे हैं, ये 6 मीटर होती है। ठीक है, अगर कभी इसको ओपन किया जाए तो ये 6 मीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो थिक है, मोटी है, ठीक है, इस बेसिस पर, मोटे और पतले होने की बेसिस पर इनको लार्ज और स्मॉल कहा गया है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी होती है बेटा, इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर ही होती है, 1.5 मीटर। इसकी 6 मीटर और इसकी 1.5 मीटर। इनकी केवल मोटाई के कारण ही, पतले और मोटे मतलब विड्थ के कारण ही इनको नाम दिया गया स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप वीडियो दोबारा देखना, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।